नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे और ये यूपीएससी और आपके यूकेपीएससी स्टेट लेवल के जो भी पीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो मेरी आपसे जो अगर आप इस पे अच्छे से कमांड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप पूर्व के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण ज़रूर करना, जिससे कि कहीं ना कहीं आपको एक हेल्प मिले और तैयारी करने के लिए एक कि किस गाइडेंस मिलेगी, किस तरीके से आप अपनी तैयारी करें और भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में आप अच्छे से जान सकें। इसमें आप पिछले 5 सालों के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण कीजिएगा। आप इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था, संवैधानिक विकास प्रस्तावना, अनुसूची व अनुच्छेद, संघ व इसके राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, संघ एवं राज्य की विधायिका एवं कार्यपालिका, संघ एवं राज्य की न्यायपालिका संस्थाएं, संगठन व अन्य पहलुओं पर चर्चा करेंगे और बारी बार पढ़ेंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है और हम इसको धीरे धीरे स्टडी करेंगे और आपकी स्टडी को एक बहुत ही अच्छे लेवल पे पहुंचाएंगे। आप इसके लिए पढ़ने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एनसीईआरटी की कोई भी टेक्स्ट बुक चूज कर सकते हैं। 9 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपके ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होंगे। साथ ही मैं आपको स्टैंडर्ड बुक से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। मैंने रेफरेंस दिया स्टैंडर्ड बुक्स का, तो आप केवल सुनिएगा, 2-3 बार सुनेंगे, आपको तैयारी अच्छी मिलेगी। उसके बाद किताबें तो ज़रूर पढ़िएगा इसके साथ, तभी आप इसको समझ पाएंगे ठीक तरीके से। तो भारतीय राज्य व्यवस्था में जो हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ते हैं, जहाँ से हम शुरुआत करते हैं संवैधानिक विकास से। जो आप इसका पहला चैप्टर आप देखेंगे, संवैधानिक विकास लिख सकते हैं। संविधान क्या होता है, संविधान की परिभाषा क्या होती है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। संविधान किसी भी देश की सर्वोच्च मौलिक विधियों का एक संग्रह होता है। संविधान एक पुस्तक मात्र न होकर नीति, नियमों, कानूनों, शक्तियों एवं उत्तरदायित्वों का एकमात्र स्रोत होता है, जो विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के मध्य अधिकारों एवं शक्तियों का स्पष्ट विभाजन करता है, ताकि उनमें किसी भी प्रकार का टकराव उत्पन्न न हो। ये संविधान की परिभाषा बोल सकते हैं। संविधान का एक ब्रीफली शॉर्ट नोट बोल सकते हैं। संवैधानिक विकास की जो शुरुआत होती है, संवैधानिक विकास की हम पृष्ठभूमि पे ध्यान देंगे कि किस तरीके से हमारा संविधान बना। तो किसी भी देश का संविधान एक दिन में नहीं बनाया जा सकता, अपितु यह एक ऐतिहासिक विकास का परिणाम माना जाता है। ऐतिहासिक प्रक्रिया के संपूर्ण ज्ञान के अभाव में संविधान को भली भांति अध्ययन नहीं किया जा सकता। भारत में संविधान परंपरा का विकास अंग्रेज़ों के आगमन के समय से ही प्रारंभ हो गया था। आधुनिक राजनीतिक संस्थाओं का उद्भव एवं विकास भी इसी काल में हुआ। भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास का काल 1600 ईस्वी से आरंभ होता है। इसी वर्ष से इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान का स्वदेशीय स्वरूप सामने आया। इसके निर्माण में अनेक विद्वानों ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई। विश्व के विभिन्न देशों के संविधानों से उन प्रावधानों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया जो भारत के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक परिदृश्यों के अनुकूल थे। प्रारंभ में ब्रिटिश शासकों द्वारा एवं स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा संविधान का चरणबद्ध तरीके से विकास किया गया। इस निकाय को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत वर्णित किया जा सकता है कि हमारे जो संविधान का निर्माण किया गया वो उसमें कहाँ से क्या चीज़ें ली गई, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो इसमें जो आपने सुना होगा कि अंग्रेज़ों का कानून है या इस तरीके से, तो कुछ चीज़ें हैं जो ब्रिटेन में है तो उनको एज इट इज़ उनमें थोड़े से चेंजेस करके भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। उसमें जो पहला नाम आता है 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, तो इसके बारे में जानेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों की गलत प्रवृत्तियों के कारण कंपनी को हुई क्षति पर रिपोर्ट देने के लिए
ईस्वी में लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गठित एक गुप्त समिति का प्रतिवेदन पर 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट के जो प्रावधान थे, इसके मुख्य प्रावधान: कंपनी के डायरेक्टरों का ब्रिटिश संसद ने कंपनी के राजस्व, दीवानी एवं सैन्य प्रशासन से संबंधित मामलों से अवगत कराने का निर्देश दिया। इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत 1774 ईस्वी में कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इस न्यायालय में प्राथमिक तथा अपील के अधिकार की अनुमति थी। न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। कई क्वेश्चन में आ रखा है, मैंने देखा था किसी क्वेश्चन में, पीसीएस के उसमें किसी स्टेट का भी ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, पर ये रिपीट भी हो सकता है कि जो रेगुलेटिंग एक्ट बना था 1773 में, तो उसके जो प्रथम न्यायाधीश थे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे थे। बंगाल में एक प्रशासक मंडल गठित किया गया जिसमें गवर्नर जनरल तथा 4 पार्षद नियुक्त किए गए। ये पार्षद सैन्य तथा नागरिक प्रशासन से संबंधित थे तथा निर्णय बहुमत के आधार पर लेते थे। कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल सहित उसकी परिषद को दे दिया गया था, परंतु इन कानूनों को लागू करने से पूर्व भारत सचिव से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक था। तो स्वाभाविक सी बात है कि उस समय अगर अंग्रेज़ों का शासन था तो जो भारत के जो सचिव भी रहे होंगे तो वो अंग्रेजी रहे होंगे कोई। तो बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल गवर्नर जनरल का नाम दिया गया। वारन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बनाए गए थे। पहले केवल गवर्नर बोलते थे कि बंगाल का गवर्नर है, उन्होंने एक शब्द और ऐड कर दिया, बंगाल के गवर्नर जनरल। तो वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे। 1773 के बाद नेक्स्ट ईयर कुछ साल बाद एक और एक्ट आया 1784 ईस्वी का पीट्स इंडिया एक्ट। वैसे मुझे लगता है कि अभी आगे पूछे नहीं जाएंगे क्वेश्चन, क्योंकि बहुत बार हो चुके हैं, लेकिन एक बेस बनाने के लिए आपको ये चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। नहीं तो इसका नोट्स बना सकते हैं आप, शॉर्ट नोट्स, कि इतना कि जैसे पूछा जा सकता है कि पीट्स इंडिया एक्ट कब आया था, तो 1784 में आया था। रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 ईस्वी में, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियां नज़र आई। इन्हें दूर करने के लिए 1781 ईस्वी में एक्ट ऑफ सेटलमेंट पारित किया गया। इसके बाद 1784 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने पीट्स इंडिया एक्ट पारित किया, जिसमें निम्न प्रावधान थे। इसमें एक 6 कमिश्नरों का एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई। इसके सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट द्वारा होती थी। इसके सदस्यों में एक सदस्य ब्रिटेन का वित्त मंत्री, चांसलर ऑफ एक्सचेकर, दूसरा सदस्य विदेश सचिव तथा 4 अन्य सदस्य सम्राट द्वारा प्री काउंसिल के सदस्यों में से चुने जाते थे। भारत में गवर्नर जनरल के परिषद की सदस्य संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई थी। मद्रास तथा मुंबई के गवर्नरों की सहायता के लिए 3-3 सदस्य परिषदों का गठन किया गया था। भारत में कंपनी द्वारा अधिकृत किए गए प्रदेशों को पहली बार नया नाम ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश किया गया तथा भारत में कंपनी के कार्यों और प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण का अधिकार ब्रिटिश सरकार को दे दिया गया था। भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई थी। कंपनी ने वाणिज्यिक एवं राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया था। इसके पीट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी के बाद इसके तुरंत 2 साल बाद एक अधिनियम आता है 1786 ईस्वी का अधिनियम। इस अधिनियम में निम्नलिखित प्रावधान थे। गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति की शक्तियां मिल गई थी। जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, अभी हमने जो थोड़ी देर पहले पढ़ा था 1773 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग जो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति
की जो शक्तियाँ होती थी वो मिल गई थी। जो ब्रिटेन में मुख्य सेनापति रहे होंगे तो उनकी शक्तियाँ दे रखी थी। विशेष परिस्थितियों में गवर्नर जनरल को स्वयं निर्णय लेने का अधिकार दिया गया था। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा ना हो जाए। इसके बाद हम कल पढ़ेंगे 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट, 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट, 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट, 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, 1858 ईस्वी का भारतीय शासन अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय शासन अधिनियम 1919। इनके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। और ये पार्ट अगर आप फिर से देखेंगे, मैं इसका एक सीरीज़ बनाऊंगा। ये हमारा पार्ट 1 हो गया। इसी तरीके से पार्ट 2, 3, 4 करके जब तक भी हमारी ये इंडियन पॉलिटी की क्लासेस चलेंगी तब तक आप पढ़िएगा, सुनिएगा। और कहीं पे अगर आपको दिक्कत परेशानी होती है समझने में, जो जितना इतना ही पूछेगा जितना भी हमने पढ़ा है, और आराम से पढ़ेंगे, आपके अच्छे से तैयारी होगी। हाँ, इसके साथ अगर हो सके पॉसिबल तो 9 से 12 की एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, जिससे आपका बेस मजबूत होगा। और हर स्टेट के पीसीएस के एग्ज़ाम में आपका सिलेबस इन्हीं से कवर हो जाएगा। धन्यवाद।